इस भाग में बीज उत्पादन तकनीक। जी हाँ, इस भाग में आप जान पाएंगे बीज उत्पादन के लिए बीज कहाँ से लेना उचित होगा, बीज लाने के बाद और बोने से पहले की क्या प्रक्रिया है, बीज उत्पादन के लिए पंजीकरण कब, कहाँ और कैसे कराएं, बीज का चुनाव कैसे करें, क्षेत्र के अनुसार कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त होगा। इन सभी बातों को आप जानिए इस भाग में। इसका नाम है बीज उत्पादन तकनीक भाग 1। खेती की निरंतर बढ़ोतरी और वैज्ञानिक प्रगति से किसानों को तभी लाभ हो सकता है जब उन्हें नई उन्नत किस्मों के बीज प्राप्त हों। जैसा कि किसान भाई इस बात से परिचित हैं कि खेती में उन्नत बीज का सबसे ज्यादा महत्व है। इस बात से लगभग सभी वैज्ञानिक एक मत होते हैं कि केवल उन्नत बीज के प्रयोग से ही उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिक यह भी सलाह देते हैं समय समय पर बीज बदलना भी लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए बीज के महत्व को समझते हुए किसान भाई बीज उत्पादन से खुद ही जुड़ जाएं, तो उनके लिए सफलता का एक नया दरवाजा खुल जाएगा। जी हाँ, अपने खेत के लिए बढ़िया गुणवत्ता के उन्हें बीज मिल जाएंगे। साथ ही बीज उत्पादन व्यवसाय से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ किसान भाई अर्जित कर सकेंगे। हम लोग आज जो कृषि का रूप देख रहे हैं उसकी अगर शुरुआत के बारे में अगर हम सोचें तो जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने जो खेती की शुरुआत करते समय सिर्फ उनके पास अगर रहा होगा तो सिर्फ सीड, क्योंकि उस समय आप और हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उनमें से जिन लोगों ने भी पहला, चाहे जो भी पुरुष या महिला रहा होगा, और जिसने भी ये देखा होगा कि ये पौधे हैं और इनका जो बीज बनता है, बीज बन के बीज छिटक जाता है ज़मीन में और अगले वर्ष जब बरसात होती है तो वो बीज उग करके फिर पौधा बना देता है। तो इस तरह से उन लोगों ने इन पौधों के महत्व को समझा होगा और इस तरह से खेती का जो आज का जो हम रूप देख रहे हैं उस तरह से उसकी शुरुआत हुई होगी। और ये जो तरीका है ये अभी भी बहुत सारे देशों में इस तरह का अपनाया जाता है और जिसको हम लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, जंगलों में बीज को छिटक दिया जाता है बिना हल चलाए, बिना खाद डाले और बिना पानी दिए। जब बरसात होती है तो वो पौधे उगाते हैं और उसको फसल को लोग काट लेते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इसके जो शुरू में धीरे धीरे बदलाव आता गया और आज का जो कृषि का स्वरूप है जिसमें आप हम देख रहे हैं कि आज हल हैं और इसके साथ जो बुवाई की मशीनें हैं, फर्टिलाइज़र है, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, इसके साथ साथ और बहुत सारी आधुनिक तकनीकी आज खेती में प्रयोग हो रही है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है बीज, क्योंकि इन चीज़ों के बिना भी हम खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बीज ही नहीं होगा तो हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी हासिल करते हैं कि बीज और खाने योग्य अनाज में क्या अंतर है। कुछ किसान भाई अनाज को ही बीज मानते हैं, जो कि एक भ्रम है। हर अनाज बीज नहीं होता। वैज्ञानिक बताते हैं कि बीज में उत्पादकता के साथ साथ अंकुरण क्षमता भी होना अनिवार्य है और खाने योग्य दाने में अंकुरण क्षमता नहीं रहते। आइए इस पहलू को विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों को ये जान लेना आवश्यक है कि बीज और जो खाने के लिए जो अन्न होता है उसमें क्या मुख्य रूप से अंतर होता है। देखिए, आप लोग समझते हैं कि जो बीज है और जो खाने का उसको हम दाना कहते हैं वो दोनों एक ही चीज़ हैं। ये बिल्कुल धारणा एक गलत धारणा है, क्योंकि बीज में जो हमारा बीज है उसमें कुछ अंकुरण के
मानक स्थापित किए गए हैं और जो भारत सरकार है उसके द्वारा जो बीज के मानक भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं उनमें जो अंकुरण क्षमता सबसे प्रमुख है, उसके बाद में है उसकी आनुवंशिक शुद्धता, उसके बाद है उसमें नमी का प्रतिशत, उसके बाद है उसमें खरपतवारों के बीज, उसके बाद है उसमें प्योरिटी, बीज कितना होना चाहिए, 1 किलो बीज में अगर हम लेते हैं तो उसमें कितना बीज होना चाहिए और कितने दूसरे तत्व हो सकते हैं। तो इसलिए ये सब बातें बीज इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड के लिए निर्धारित की गई हैं। और जो खाने के लिए जो हम बीज या जो दाना ही प्रयोग में करते हैं उसमें अंकुरण क्षमता हो या ना हो, ये मुख्य रूप से अगर अंकुरण क्षमता जिसमें है उसको हम बीज के लिए प्रयोग में लाते हैं, और जो खाने के लिए है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अंकुरण क्षमता हो या ना हो। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखनी चाहिए। बीज उत्पादन के लिए किसान भाइयों को यह भी जान लेना जरूरी है कि परागण के दृष्टिकोण से पौधे कितने प्रकार के होते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि पौधे 2 तरह के होते हैं, एक स्वपरागित और दूसरा परपरागित। स्वपरागित में नर और मादा दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं और परपरागित पौधे में नर और मादा दोनों अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। विशेष जानकारी लेते हैं अपने बीज के विशेषज्ञ से ही। जितने भी पौधे और जितने भी जो धरती पर पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये पौधे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप देखेंगे गौर से तो इसमें कुछ पौधे जैसे गेहूं है, चना है, धान है और भी अन्य पौधे हैं। इनमें क्या है, इनको हम कहते हैं स्वपरागित पौधे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो इनका जो फूल है वो उसमें नर और मादा भाग दोनों एक ही फूल के अंदर होते हैं और वो फूल खुलता ही नहीं, खुलता भी है तो जब खुलता है जब उसमें परागण की क्रिया पूरी हो लेती है। इसलिए इसमें जो बाहर से परागकण आने की संभावना नहीं होती है, तो ऐसी फसलों को हम कहते हैं स्वपरागित फसलें। दूसरी फसलें वो फसलें होती हैं जिनमें परपरागण होता है, जैसे मक्का है। मक्का में क्या है कि आप जब देखेंगे तो ऊपर वाला जो भाग होता है मक्का के पौधे का, जिसको हम वाली कहते हैं, वो नर भाग होता है और जो भुट्टा वाला भाग है वो मादा भाग होता है। तो किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जो मादा भाग और जो मूंछ जैसा उसमें से निकला रहता है, जिसको सिल्क कहते हैं हम लोग, वो होता वास्तव में वो मादा भाग का एक अंग होता है और उसके लिए उसमें बाहर से परागण आकर के उसको कंटेमिनेशन या उसमें परपरागण कर देता है, जिससे कि उसकी बीज की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इसी तरह से एक पौधे पर भी हो सकता है नर और मादा भाग अलग, या ये दूसरे पौधों पर। दूसरे पौधे कैसे? जैसे कि पपीते का पौधा है, एक भी पौधे पर उसमें नर और मादा फूल होंगे, या फिर दूसरे एक अलग पौधे पर उसमें नर होगा, एक पर मादा होगा। इसी तरह से खजूर है, खजूर में भी ऐसे ही नर और मादा जो फूल होते हैं अलग अलग पौधों पे होते हैं। तो ये पौधे हैं, इनमें परपरागण की संभावना होती है, इसलिए इन पौधों में थोड़ा बीज पैदा करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जो हमारे जो स्वपरागित फसलें हैं इनमें बीज पैदा करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए और आज की तारीख में जितनी भी प्राइवेट सीड कंपनियां हैं या जो भारत सरकार के विभिन्न बीज संगठन हैं, आजकल ये भी बीज की उपलब्धता कराने के लिए क्या करते हैं, किसानों के द्वारा ही बीज पैदा कराते हैं। लेकिन उससे पहले, बीज पैदा कराने से पहले किसानों को तकनीकी जो जानकारी है वो उसको उनको उपलब्ध करा देते हैं। तो इससे होता है कि जो बीज है वो किसान ही सब पैदा करते हैं। तो आप लोग भी अगर ये तकनीकी ज्ञान आपको हो जाए तो आप भी बीज को, जो गुणवत्ता बीज है, उसको पैदा कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी बातों को जानने के बाद अब आते हैं बीज उत्पादन पर। अगर आप बीज उत्पादन करने जा रहे हैं, उस फसल के बीज उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख साधनों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और फिर आपको उस फसल के बीज उत्पादन से जुड़ना चाहिए। जैसे आप धान बीज उत्पादन करने जा रहे हैं
और आपके पास पानी की कोई पुख्ता साधन नहीं है, तो ऐसे में धान बीज उत्पादन करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव साबित होगा। एक चीज़ है, जब गुणवत्ता आप बीज पैदा करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा कि आपके पास साधन क्या है। देखिए, अगर आप चाहें कि आपके पास मान लीजिए पानी का साधन नहीं है और आप उसमें धान की फसल पैदा करना चाहें तो ये असंभव है, क्योंकि धान की फसल में जो पानी की मात्रा ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप चाहें कि मान लीजिए चना आपको पैदा करना है और आपके खेत में पानी भरा रहता है, तो वहाँ ऐसे खेत में जो आपका चना नहीं पैदा हो सकता। तो आपको ये देखना है कि आपका खेत और आपका जो भी प्लॉट है उसकी मतलब जो स्थिति कैसी है। आपको साधनों को ध्यान में रख करके आपको अपना जो फसल का जो प्रोग्राम है, बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, वो बनाना है। फसल के चुनाव के बाद अब बारी आती है प्रजाति की चुनाव की। इसका मतलब है कि आपके क्षेत्र में जिस फसलों की प्रजाति को अनुशंसित किया गया हो, आप उसी प्रजाति के फसल का चुनाव बीज उत्पादन के लिए करें। देखिए, अब किसान भाई आपने कार्यक्रम बना लिया, बीज उत्पादन का कार्यक्रम बना लिया, तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप कौन सी प्रजाति का चुनाव करें। अब मान लीजिए आपने फसल चुनाव कर ली कि हम गेहूं का बीज उत्पादन करेंगे, और गेहूं का देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा बीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस फसल की आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजाति है जो संशोधित की गई है, मतलब रिकमेंडेड की गई है। अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र के लिए वैरायटी रिकमेंड नहीं की गई और आप पंजाब या जो हरियाणा की जो वैरायटी है, आप बैठे हुए हैं बिहार में और वैरायटी कर रहे हैं पंजाब की रिकमेंडेड, तो क्या होगा कि आपका जो वातावरण है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें जो पानी की ज़्यादा बरसात होती है तो पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें बीमारियाँ, कीड़े मकोड़े, इनकी सबकी जो प्रकोप का संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आपको वही प्रजाति का चुनाव करना है जो प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड की गई हो। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। जी हाँ, बीज का चुनाव। किसान भाइयों, आपको यह जान लेना बेहतर साबित होगा कि फसल प्रजाति के चुनाव के बाद बीज कहाँ से खरीदें। इसके अलावे आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से बीज का लेवल किस प्रकार का होता है। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। जब वैरायटी का आप चुनाव कर लिए, फिर आपको समस्या ये आएगी कि आप बीज कहाँ से लें। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब बीज की हम बात करते हैं तो आपको ये भी एक समझ लेना चाहिए कि जो बीज हमारे जिनको बीज उत्पादन हम करने जा रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बीज का अगर आप थोड़ा सा जानकारी समझ लें कि जो बीज का जो लेवल होता है उसको उसका रंग देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो बीज है वो किस वर्ग का है। मान देखिए, जो व्यावसायिक तौर पर जो बीजों का जो व्यवसाय जो हो रहा है, जो विपणन हो रहा है, उसमें से अगर मैं बोलूं तो उसमें देखिए सबसे पहले आता है प्रजनक बीज, जिसको हम ब्रीडर सीड कहते हैं। उसका जो टैग का रंग होता है उसका होता है पीला। और इसी तरह से जो फाउंडेशन सीड जिसको आधारी बीज कहते हैं, उसका जो टैग होता है, लेबल होता है, उसका रंग का होता है सफ़ेद। और इसी तरह से एक होता है प्रमाणित बीज जिसको हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं, इसका रंग होता है सफ़ेद। और आप ये लोग जानकारी रखिए कि जो दोनों बीज, जो आधारी और प्रमाणित बीज, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड, ये हमारे सर्टिफाइड कैटेगरी, सर्टिफाइड वर्ग के होते हैं। सर्टिफाइड का मतलब ये है कि आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में लगभग 23 के करीब हमारे यहाँ विभिन्न राज्यों में बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं। इनका एक डायरेक्टर होता है और सब क्षेत्रीय स्तर पर इनके डिप्टी डायरेक्टर और इनके इंस्पेक्टर होते हैं। तो जो भी बीज के उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं तो उन लोगों को उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और हर राज्य में किसान भाइयों, देखिए हमारे देश में मुख्य रूप से 2 ऋतुएं होती हैं जो फसल उत्पादन की दृष्टि से मुख्य। जैसे एक है रबी की फसलें और एक है खरीफ की, बीच में एक जायद की फसलें भी होती हैं। लेकिन इनका जो हर एक राज्य की बीज प्रमाणीकरण संस्था ने इनकी एक निर्धारित तिथि की हुई है रजिस्ट्रेशन का, पंजीकरण कराने की। जैसे अगर हम कहें रबी की, तो रबी में जो बुवाई हमारे देश में लगभग सभी क्षेत्रों में मान के हम लोग चलते हैं दिसंबर में कंप्लीट हो जाती है।
तो इसकी ज़्यादातर राज्यों में 15 जनवरी को इसकी पंजीकरण की अंतिम तिथि रखी गई है। कुछ राज्यों में 30 जनवरी को भी कर देते हैं। और इसी तरह खरीफ की जो पंजीकरण की तिथि है वो रखी गई है 15 जुलाई। तो इस तिथि तक जो किसान भाई बीज उत्पादन का कार्यक्रम करना चाहते हैं, बीज उत्पादन अपना स्वयं करना चाहते हैं या बीज उत्पादन का व्यवसाय करना चाहते हैं, वो लोग जाकर के पंजीकरण करा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिक बता रहे थे कि बीज उत्पादन के लिए पंजीकरण कराना जरूरी होता है। साथ ही साथ पंजीकरण कराने की तारीख को भी बताया गया। अब बात आती है कि पंजीकरण कैसे कराएं और पंजीकरण के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। किसान भाई ये समझते हैं कि जब हमारे पास ब्रीडर सीड होगा तभी हम बीज उत्पादक बन सकते हैं। बिल्कुल ये गलत धारणा है। आप जो स्वपरागित फसलें हैं या परपरागित फसलें हैं, इनमें अगर आपके पास फाउंडेशन सीड है, आधारी सीड है, उसको लेकर के आप बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास जहाँ से भी बीज जो स्रोत है, जो बीज का जो सोर्स है, उससे आप बीज खरीदें, ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाणित का मतलब ये है हमारा कि वो राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों से खरीदें या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान हैं जो राज्यों के हर एक जगह पर हैं, उनसे खरीदें, या फिर जो हमारे हैं स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, या जो राष्ट्रीय बीज निगम है, या राज्यों के जो बीज निगम है, हर एक राज्य में अपना इन्होंने राज्य बीज निगम बनाया हुआ है। जैसे बिहार में बिहार राज्य बीज निगम, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बीज निगम, पंजाब में पंजाब सीड कॉरपोरेशन, हरियाणा में हरियाणा सीड कॉरपोरेशन, हर एक राज्य ने बनाए हुए हैं। इनसे बीज खरीदने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो किसी आप प्राइवेट सीड कंपनी है उससे भी आप बीज खरीद सकते हैं, कोई वो आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको बीज खरीदते समय आपको सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि जब आप बीज खरीदते हैं तो उससे रसीद जरूर लें। रसीद के साथ साथ कभी भी खुला हुआ बीज नहीं लें। और बीज लेते हैं तो बीज पे आप ये देख लें उस पर कौन सा लेबल लगा हुआ है, सफ़ेद रंग का है या ब्लू रंग का है, नीले रंग का है, या जो आप कहीं सरकारी संस्था से खरीदते हैं तो वो कई बार किसानों को ब्रीडर सीड भी दे देते हैं। तो ब्रीडर सीड का पीला रंग है तो आप देख लें कि उस पर, और उसके ऊपर देखेंगे आप सबसे पहले लिखा होगा जो टैग होगा, जो लेबल होगा बीज का, उस पर लिखा हुआ उत्पादक का नाम। मान लीजिए उस पर लिखा हो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, या फिर लिखा हो मान लीजिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इस तरह से उस पर नाम लिखा होगा। उसके नीचे लिखा होगा फसल, फिर उसके बाद लिखा होगा प्रजाति के बाद लिखा होगा लॉट नंबर, फिर उसके बाद लिखा होगा उसमें कितना आनुवंशिक शुद्धता है, कितनी उसकी भौतिक शुद्धता है, कितना उसमें नमी का प्रतिशत है, कितने उसमें खरपतवारों के बीज हैं, कितना उसमें जो बीमारी ग्रसित बीज हैं, जो बीज जनित रोगों के प्रतिशत है, और इसी तरह से कितना उसमें नमी का प्रतिशत है। और नीचे लिखा होगा किसने इसे प्रमाणित किया है, बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित है, या पंजाब राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा है, या फिर उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित है, ये नीचे लिखा होगा। अब ये चीज़ें आपके साथ एक सुरक्षा की दृष्टि से आपकी सहायता करेंगी। अगर मान लीजिए आपका बीज खराब निकल जाता है और उसकी आनुवंशिक शुद्धता उसकी खराब निकलती है, तो आप क्या करेंगे? रसीद है आपके पास, लेबल है आपके पास, आप इनको ले जा करके आप कंज्यूमर कोर्ट में आप केस दाखिल कर सकते हैं और आपका सुना जाएगा और आपको हर्जाना दिया जाएगा अगर आपका ख़राब निकलता है। तो ये आपको एक सिक्योरिटी का आपके लिए एक साधन है। और आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, कभी भी खुला हुआ बीज किसी से भी मत खरीदो, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे खाद्यान्न फसलों का हो। इन सभी बातों को जानने के बाद अब बारी आती है बीज की बुआई की। बीज की बुआई करने से पहले खुद तैयारियां कर लेनी चाहिए, जैसे बीज उपचार करना, आनुवंशिक शुद्धता को अच्छी तरह से जानना इत्यादि। तो आइए इन सभी प्रमुख बातों को जानते हैं अपने विशेषज्ञ के माध्यम से। अब आपके पास बीज आ गया, लेबल हो गया, अब आपको करना है बीज की बुवाई से पहले की तैयारी। बुवाई से पहले तैयारी क्या करनी है? देखिए, कई रोग ऐसे होते हैं जो बीज जनित रोग जिनको हम कहते हैं, उनका इलाज अगर आपकी फसल में आ गया बीज, मान लीजिए गेहूं की फसल में होता है जिसको हम लूज स्पॉट कहते हैं, हिंदी में कड़वा रोग कहते हैं, पूरी बाली काली हो जाती है
उसका इलाज खेत में कुछ भी नहीं है, इसका इलाज सिर्फ है बीज उपचार। तो बीज उपचार किससे करेंगे? गेहूं की फसल में। गेहूं की फसल में इसका करेंगे वीटावैक्स। वीटावैक्स एक दवा है और 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज, मतलब 10 किलो बीज है तो उसके लिए 25 ग्राम वीटावैक्स से आप बीज को कैसे करेंगे? अगर 10 किलो बीज को एक पॉलीथीन पे बिछाइए और उस पर पानी का थोड़ा सा हल्का सा छिटक दीजिए और उसके बाद उसमें वीटावैक्स डाल दीजिए और उसको लकड़ी से मिला दीजिए, फिर आप उसकी सीड ड्रिल से बुवाई करिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, बुवाई करने से पहले आपको एक सावधानी और बरतनी है। क्या? कि देखिए बीज जो भी फसल आप मान लीजिए 343 या 2733 या कोई भी वैरायटी आप खरीद के लाए, गेहूं की हम उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि गेहूं हमारे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। अगर कोई भी प्रजाति का बीज लेके आए, इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है उसमें जो ह्रास है, उसको डिटेरिएशन है, वो किन कारणों से होता है ये आपकी समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहला मैं बात बताता हूँ कि जो बीज फसल है या फिर जो हमारा खाने की फसल है, इनमें ह्रास जो होता है, देखिए आजकल क्या है कि जो भी प्राइवेट जो आजकल कंपनियां आ गई हैं वो भी आजकल गुणवत्ता का माल खरीदती हैं, गुणवत्ता का खाद्यान्न खरीदती हैं, किसानों से डायरेक्ट सीधा संपर्क स्थापित कर रही हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे वो दालों हो। और उनको खरीदने से पहले वो किसान भाइयों से ये पूछती हैं कि आप ये बताइए आपके खेत में आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है। तो ये चीज़ आपको एक डॉक्यूमेंटेशन, एक डायरी बनानी होगी, उसमें सब जानकारी लिख लो, कहाँ से लाए थे, कितना खाद दिया, कितना पानी दिया, कितना इंसेक्टिसाइड डाला, कितना पेस्टिसाइड डाला, कौन सा बीडीसाइड डाला, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब मैं जो बता रहा था कि आपको जो प्रजातियों में ह्रास किस तरह से होता है, देखिए कोई भी प्रजाति हो उसके मुख्य रूप से 4 कारण होते हैं। ह्रास मतलब उसकी आनुवंशिक शुद्धता कैसे घट जाती है। देखिए सबसे पहला कारण होता है उसमें कहीं से मैकेनिकल मिक्सचर हो जाए। मैकेनिकल मिक्सचर मान लीजिए 343 है और उसमें 2733 का गेहूँ मिल जाए। कैसे मिलेगा? या तो कटाई के टाइम पे आपका मिलेगा या बुवाई के टाइम पे। बुवाई के टाइम पे ऐसे मिल जाता है कि आपने सीड ड्रिल में मान ली पहले 2733 बुवाई की और आप लाए और आपने अपना 343 का बीज बोना शुरू कर दिया बिना साफ़ किए हुए, तो उसमें मिक्स हो गया 2733 का, तो ये आपकी आनुवंशिक शुद्धता का ह्रास हो गया। दूसरा तरीका ये है, जब वैरायटी जो रिलीज़ करते हैं ब्रीडर, जो हमारे प्रजनक हैं, वो क्या करते हैं, वैरायटी रिलीज़ करने से पहले उसकी पूरी तरह से 100% जो 100% तक उसकी आनुवंशिक शुद्धता को मेंटेन नहीं कर पाते और उसमें थोड़ा बहुत रेजिडुअल जो उसमें बची हुई विविधता रह जाती है। तो विविधता, मान लीजिए आपने इस साल फसल लगाई तो मान लीजिए एक पौधा निकला, अगले साल उसी बीज को फिर दोबारा लगाया तो उसमें मान लो 1 के 10 पौधे हो गए, अगले साल लगाया तो उसमें 20 हो गए। तो इस तरह से वो बढ़ते बढ़ते उसकी जो आनुवंशिक शुद्धता का ह्रास हो जाता है। तीसरा कारण है कि पर परागण। मान लीजिए आपने आजकल गेहूं की कुछ ऐसी प्रजातियां भी आ रही हैं जिनका जो फूल है वो कुछ थोड़ा बहुत खुला रहता है। जब थोड़ा बहुत खुला रहता है तो उसमें बाहर के परागकण आकर के कुछ पर परागण कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, कंटेमिनेशन, आउट क्रॉसिंग हो जाती है और हमारी वैरायटी की शुद्धता है वो घट जाती है। चौथा कारण जो वातावरण का तापमान है, ह्यूमिडिटी है और रेडिएशन है, इनके द्वारा और वैरायटियों का स्वभाव भी होता है कि अपने आप उनमें उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, एकदम अचानक से चेंज आ जाता है उसे जेनेटिक जो बनावट में, वैरायटियों की में, प्रजातियों की में, तो इससे वैरायटी का ह्रास हो जाता है। इन सब से हमारी जो वैरायटी है उसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है वो ह्रास होती है। और जो ये सब जो हमने जो चारों कारण बताए जिनसे वैरायटी के ह्रास होता है, इनको भी हम बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? अगर सीड ड्रिल साफ़ कर दें, अगर किसी किसान भाई को पहले वैरायटी बोई गई है उसको साफ़ करना है बीज को, तो क्या करो, अपने ट्यूबवेल के पास में कहीं पर भी ले जाओ और 8-10 बाल्टी भर के उसमें पानी डालो ऊपर से और बिल्कुल धुल दो एकदम बीज को, तो उसमें सारा बीज निकल जाएगा पहले का। तो किसान भाइयों, बीज उत्पादन तकनीक के अंतर्गत आपने जाना पौधों के प्रकार के बारे में, बीज की बुआई से पहले की तैयारी के बारे में। इसके अलावा बीज उत्पादन के लिए पंजीकरण कैसे, कब और कहां से कराएं, इन सभी बातों को हमने अपने विशेषज्ञ के माध्यम से बताया। इससे जुड़ी और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन अगले भागों में।
अगले भाग में जानिए अवांछित पौधों को निकालना, फसल के बाली निकलने से पहले की तैयारी कैसे करें, फसल के पकने के साथ क्या करें और भी कई महत्वपूर्ण बातें अगले भाग में।